हम लोग बात कर रहे थे आपका धारा 56 पर। तो धारा 56 पर बात करते हुए आपसे कहा गया था असंभव हो जाए वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन, तब उसे संविदा के पालन से छूट मिल जाएगी। और ये कहना भी गलत है कि संविदा के पालन से छूट मिल जाएगी, क्योंकि संविदा ही नहीं बचेगी तो संविदा के पालन से छूट इसे मिल जाने का मतलब ही क्या रहा? एक सीधी बात आ गई कि संविदा शून्य हो जाती है, और इसका मतलब यह भी निकल आया कि जहां तक हिंदुस्तान का संदर्भ है, वहां तक पक्षकार अगर चाहें कि संविदा शून्य न हो तो भी शून्य हो जाएगी। ठीक है, आप अगर चाहो कि हम न मरें तो मृत्यु टाली नहीं जा सकती, ये कानूनी निर्देश है कि संविदा इसमें जिस काम को करने का वचनदाता ने दिया था, उस काम का किया जाना अगर असंभव हुआ या किसी ऐसे काम के कारण जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता, काम यानी घटना लिखा है उसने, किसी ऐसी घटना के कारण जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता, उसके कारण संविदा में जो वचनदाता का वचन है यदि उसका पालन विधि विरुद्ध हो जाए तो संविदा शून्य हो जाती है। कानून सिर्फ स्वयं ये घोषित कर रहा है, और जब ये घोषणा कानून की तो यहां पक्षकारों की इच्छा, आशय आदि का कोई मतलब ये रह नहीं जाता। आप कहो कि संविदा असंभव हो जाने के बाद भी संविदा शून्य नहीं हुई, ऐसा पक्षकार लिख ले। ठीक है, अपने द्वारा की गई संविदा में पक्षकार पहले ही ये लिख ले कि भले ही संविदा में करारित जो काम है उसका किया जाना असंभव हो जाए, फिर भी संविदा शून्य नहीं होगी और पक्षकारों पर अपने वचन के पालन का दायित्व तो बना रहेगा। तो ये लिख लेने से कुछ होगा नहीं। तब संविदा स्वयं संविदा अधिनियम के विरुद्ध होने के कारण, विधिमान्य ढंग से की गई है यही नहीं माना जाएगा, तब वह संविदा जन्म ही नहीं लेगी। तो चूंकि विधायी निर्देश है कि शून्य हो जाएगी, इसलिए पक्षकारों के आशय का कोई मतलब नहीं हो सकता कि वो असंभव हो जाने की दशा में संविदा को शून्य करना चाहते थे या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको संविदा करने की जो अनुमति है वो कानून की सीमा के अंतर्गत है, बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ लॉ यू कैन नॉट मेक एनी कॉन्टैक्ट। तो जो कानून की धारा 56 ये कह रही कि संविदा शून्य हो जाएगी तो हो जाएगी। पक्षकारों के आशय का, उनके कार्यों का, उनकी मानसिक दशा का, या उन्होंने संविदा को जिस दस्तावेज में लेखबद्ध किया है उस दस्तावेज में निबंधन और शर्तों के तौर पर क्या लिख लिया है, इसके आधार पर संविदा शून्य न हो यह स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन संविदा असंभव हो जाए, ठीक है ना, संविदा असंभव हो जाए अर्थात संविदा में वचनदाता ने जिस काम को करने का वचन दिया वो असंभव हो जाए, ठीक है, तब ऐसा होगा। तो क्या असंभव हुआ? वचनदाता ने जिस काम को करने का वचन दिया, क्या उसे किया जाना असंभव हो गया है? जांच का विषय ये है, और इस विषय पर जांच करने पर यदि न्यायालय पाता है कि पक्षकार स्थितियों में परिवर्तन के कारण अब
अब जो स्थिति आ गई है, इस स्थिति में उस प्रकार की संविदा जैसी उन्होंने की करने का आशय रखते ही नहीं थे, तो बात असंभव हो गई। वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन करना असंभव हो गया है। बदली परिस्थितियों में यह मान लिया जाएगा, क्योंकि इस आशय का वचन देने का, ठीक है, उसका आशय ये कभी नहीं रहा, इसलिए मान लिया जाएगा। और जब इस आशय का वचन देने का उसका आशय कभी नहीं रहा है, तो इसीलिए नहीं रहा होगा क्योंकि वो उस आशय का वचन पूरा ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि पक्षकारों का आशय ये जानने में मददगार है कि संविदा असंभव हुई है या नहीं, ठीक है ना। संविदा में वचनदाता ने जिस काम को करने का वचन दिया उसे किया जाना असंभव हुआ है या नहीं, इसे जानने में पक्षकारों के आशय का कोई रोल ये हो सकता है, किंतु इस बात में पक्षकारों के आशय का कोई ख्याल ये नहीं रखा जाएगा कि यदि वचनदाता का वचन पालन करना असंभव भी हो जाए तो भी संविदा विधिमान्य बनी रहे। इस विषय पर पक्षकारों के आशय का कोई मूल्य नहीं। कल भी हमने चर्चा की थी बहुत सारे स्थितियों की, आज भी कर रहे। एक व्यक्ति ने नगर पालिका से तांगा स्टैंड का ठेका लिया, ठीक है। तांगा स्टैंड का ठेका होता है, नगर निगम नगर पालिकाएं ठेका करती हैं कि अमुक स्थान पर तांगे खड़े होंगे, वहां से लोग सवारी लेंगे, यानी तांगा लेंगे, तांगे वालों को आए होंगे और तांगे वाले एक स्थान पर खड़े होकर चूंकि सवारी भरेंगे तो लोगों को पता रहता है कि यहां पर तांगा मिल जाएगा, तो लोग वहां जाते हैं। तो चूंकि उन्हें व्यापार करने में सुविधा, ठीक है, ये होती है, एक स्थान पर उन्हें सवारी उपलब्ध है, तो इसके एवज में नगर निगम उनसे कुछ टैक्स वसूलता है और नगर निगम खुद टैक्स वसूलने के लिए कर्मचारी रखे तो इसके लिए हानिकर है। उसके लिए नगर निगम एक मुश्त किसी से भी पैसे ले लेता है और वो व्यक्ति जिससे पैसे ले लिए गए वो फिर नगर निगम की ओर से ठेकेदार माना जाता है और वो तांगे वालों से पैसे वसूलता है। तो तांगे जहां खड़े होते थे, अर्थात तांगा स्टैंड का एक व्यक्ति ने ठेका लिया, नगर निगम ने उससे एडवांस पैसे ले लिए। अब सवाल यह था कि उस तांगा स्टैंड पर एक भी तांगा खड़े होने गया ही नहीं, ठीक है। संपूर्ण ठेके की अवधि में एक भी तांगा वहां खड़ा होने नहीं गया। तो निश्चित तौर पर पक्षकारों का आशय इस संविदा को करने के पीछे ये कभी नहीं रहा होगा कि अगर एक भी तांगा खड़ा होने न जाए तो भी वो ठेकेदार नगर निगम से उस तांगे, ठीक है, उस तांगा स्टैंड के संबंध में ठेका लेगा। ये उनका आशय कभी नहीं हो सकता। और इस परिस्थिति में अपने पास से पैसा देने के अलावा इस ठेकेदार के पास कुछ, ठीक है, कोई चारा नहीं बचा। अगर वो नगर निगम को कोई पैसा दे तो अपने पास से देने के अलावा कोई चारा नहीं। और जो एडवांस नगर निगम ने ले लिया वो उसके अपने पास से गया है, ये माना जाएगा, ठीक है, ये माना जाएगा। और जबकि तय क्या था कि तांगे वालों से जो वसूली होगी उसमें से नगर निगम को दिया जाएगा। तांगे वालों से वसूली असंभव हो गई क्योंकि कोई आया ही नहीं, ठीक है। तो इस दशा में वचनदाता द्वारा जो वचन दिया गया, वचनदाता ने क्या वचन दिया था? हम तांगे वालों से वसूलेंगे, उसमें से देंगे, ये वचन था ना। ये तो नहीं था
कि हम अगर न वसूली कर पाए तो अपने पास से देंगे, वचन ये तो नहीं था। तो बदली परिस्थितियों में वचनदाता द्वारा अपने वचन का पालन असंभव हो गया। वचनदाता ने जिस आशय से वचन दिया था, उस आशय की भूमिका इस तथ्य को जानने में तो है कि वचनदाता के वचन का पालन असंभव हुआ या नहीं। कि तो एक बार अगर वचनदाता के वचन का पालन असंभव हो गया, तो फिर वचनदाता के इस आशय का भी कोई महत्व नहीं हो सकता है कि वचनदाता यह कहे कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने संविदा की थी और हम सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के हैं, इसलिए हम अपने पास से ही पैसे दिए देते हैं नगर निगम को। ठीक है, इस ढंग की बात करने का हक वचनदाता को नहीं। अगर वो देना ही चाहता नगर निगम को अपने पास से, तो यह कहा जाएगा कि उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से नगर निगम को इतने पैसे दान कर दिए। यह नहीं कहा जा सकता कि संविदा के अंतर्गत उसने बकाया धनराशि नगर निगम को भुगतान कर दी, क्योंकि संविदा के अंतर्गत तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि संविदा तो शून्य हो गई। ठीक है ना। इस शून्य संविदा को पक्षकार किसी भी तरह से बचा नहीं सकते, क्योंकि कानून खुद कह रहा है कि शून्य हो गई। यहां किसी पक्षकार के आशय का कोई मतलब हो ही नहीं सकता। एक और स्थिति लिखी है आपकी किताबों में। एक ने होटल किराए पर लिया, ब्रिटिश फौजें उस शहर में रुकी हुई थी और इन्होंने होटल बढ़े हुए किराए पर लिया, जितने पहले उठ रहा था उस बढ़े हुए, ठीक है, किराए पर होटल ले लिया, इस आशा में कि जो ब्रिटिश फौजें हैं वो खाना खाने इनके होटल में आएंगी और इन्हें लाभ होगा। इन्होंने होटल लिया और उधर एक आदेश निकाल दिया गया कि ब्रिटिश फौजों का कोई सदस्य किसी भी होटल में खाना नहीं खाएगा। ठीक है। अब सवाल यह है कि जब यह स्थिति आ गई तो मध्यवर्ती घटना ने वचनदाता के वचन का पालन असंभव बना दिया, क्योंकि वचनदाता ने जो वचन दिया था, ठीक है, उसके पीछे एक विवक्षित शर्त दिखाई देती। वचनदाता का आशय यह था कि ब्रिटिश फौजें खाना खाने आएंगी, ज्यादा लाभ होगा, इसलिए उसने जो किराया था उससे बढ़ा हुआ किराया देकर होटल किराए पर लिया। तो बढ़ा हुआ किराया देने के संबंध में जो उसने वचन दिया, इस वचन के पीछे जो आशय दिखाई देता है वो लाभ की प्रत्याशा, ये दिखाई देती है। तो इस लाभ की प्रत्याशा जब समाप्त हो गई, उसने अपने घर से बढ़ा हुआ किराया देने का वचन दिया था। ये संपूर्ण परिस्थिति को देखने से बिल्कुल निष्कर्षित नहीं होता। कोई भी आदमी सामान्य बुद्धि का अगर देखेगा तो ये नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति ने अपने घर से बढ़ा हुआ किराया देने के लिए बढ़ा हुआ किराया स्वीकार किया था। हर व्यक्ति यही कहेगा, इसने बढ़ा हुआ किराया इसने स्वीकार कर लिया कि इसे आशा थी कि हमें लाभ होगा और लाभ में से हम बढ़ा हुआ किराया देंगे। जब लाभ होना असंभव हो गया तो बदली परिस्थितियों में वचनदाता द्वारा अपने वचन का पालन असंभव हो गया है, यही माना जाएगा। और जब ऐसा हुआ, संविदा तत्काल शून्य हो गई। तो ये एक स्थिति है जिसमें आपको यह बताया गया कि वचन का पालन असंभव होते ही भारतीय विधि के मुताबिक
संविदा तत्काल शून्य हो जाती है और ऐसी दशाओं में पक्षकारों का आशय भी संविदा को बचा नहीं सकता। ठीक है, जब संविदा में वचनदाता के द्वारा अपने वचन का पालन असंभव हो जाए, वो वचन जो उसने दे रखा है ठीक उसी रूप में जिस रूप में उसने वचन दिया, ठीक है, जिन परिस्थितियों में उसने वचन पालन का दायित्व अपने सिर लिया, उन परिस्थितियों में जब वचन का पालन असंभव हो गया तो कानूनन संविदा तत्काल शून्य हो गई। उसमें अब किसी की मर्जी और किसी का आशय और किसी की बात कुछ चलेगी ही नहीं। भारतीय विधि के मुताबिक संविदा शून्य हो चुकी है। न्यायालयों ने कुछ 6-7 स्थितियों की पहचान की, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड हिंदुस्तान में भी उन स्थितियों को हम लागू करते हैं और वैश्विक स्तर पर 6-7 स्थितियों की पहचान की। उन स्थितियों में यह मान ही लिया जाएगा, ठीक है ना, कि वचनदाता द्वारा अपने वचन का पालन असंभव हो गया है और जैसे ही वचनदाता द्वारा अपने वचन का पालन असंभव हुआ, संविदा शून्य हो चुकी। ठीक है, ऐसी 6-7 स्थितियों की पहचान वैश्विक स्तर पर न्यायालयों ने की है और उस पहचान को हमारे यहां भी स्वीकार किया गया। वैश्विक स्तर पर, ठीक है, ये जो पहचान हुई है, ठीक है, उसके पीछे 2 प्रमुख आधारों की भूमिका यह बताई गई है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हिंदू विवाह अधिनियम के तलाक के आधार जब हम देखते हैं तो वहां 3 प्रकार के प्रमुख आधार हमें दिखाई देते हैं जिन पर विवाह विच्छेद के आधारों का अधिनियमन यह किया गया। दोषिता का सिद्धांत पहला, कि दूसरा पक्षकार इस पक्षकार की अपेक्षा जो तलाक मांग रहा है दोषपूर्ण आचरण का दोषी है। उस पक्षकार ने इसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, उस पक्षकार ने इसे अभित्यजित कर दिया है, छोड़ दिया है, उस पक्षकार ने धर्म परिवर्तन कर दिया, यानी उसने कुछ दोष किया है जिस वजह से यह पक्षकार अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो आप जानते हैं दोषिता के सिद्धांत के आधार पर धारा 13 में 9 आधारों की रचना हुई है। दूसरा एक आधार है कि विवाह का ऐसा भंग हो गया कि अब उसका समाधान हो ही नहीं सकता, विचार नहीं मिल रहा है, भरण पोषण की डिग्री पारित हो गई, पैसा भी दे रहे हैं, भरण पोषण दे रहे लेकिन साथ नहीं रह रहे। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अब इन दोनों व्यक्तियों के बीच कोई समाधान संभव नहीं। तो विवाह के असमाधेय भंग के सिद्धांत के आधार पर भी हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 13(1)(a) इसमें 2 आधार दिए गए। और दूसरा, कोई बात नहीं है लेकिन दोनों में सहमति बन गई कि भाई हम लोग अलग अलग ही अब रहेंगे, तो सहमति का सिद्धांत, उसके आधार पर भी तलाक हिंदू विवाह अधिनियम में दिया गया। वो कहा 13(b). तो ऐसे ही वैश्विक स्तर पर संविदा के असंभव हो जाने का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो 6-7 स्थितियों में लागू होगा ऐसा न्यायालयों ने निर्धारित किया है। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर न्यायालयों के ये निर्धारण का जो आधार है, ठीक है, उनमें 2 बातें प्रमुख रूप से काम करती हैं। यानी वैश्विक स्तर पर न्यायालयों ने संविदा के नैराश्य के सिद्धांत के लागू होने के लिए 2 प्रमुख आधारों को स्वीकार किया। एक विविक्षित शर्त का सिद्धांत, ठीक है, विविक्षित शर्त का सिद्धांत। न्यायालय का कहना यह है कि वचनदाता ने एक ऐसी शर्त पर वचन दिया होता है
जो संविदा में विवक्षित होती है, अभिव्यक्त नहीं, ठीक है ना, अभिव्यक्त नहीं, विवक्षित है वो शर्त। और चूंकि उस विवक्षित शर्त के आधार पर संविदा हुई, तो जब उस विवक्षित शर्त की आपूर्ति असंभव हो जाती है, ठीक है, तो संविदा के असंभव हो जाने का सिद्धांत लागू होता है। जैसे उदाहरण के लिए वो देखे ना कि उन्होंने कहा कि ब्रिटिश फौजें खाना खाएंगी इसलिए बढ़ा किराया देंगे। ब्रिटिश फौजें खाना खाएंगी ये लिखा नहीं है संविदा में, ये लिखा नहीं है। लेकिन कोई आदमी पागल तो नहीं हो गया कि किराया 10 रुपए 100 रुपए महीने था और हमने 110 और 120 रुपए होटल किराए पर लेना स्वीकार कर लिया। भाई पागल थोड़ी हो गया। ब्रिटिश फौजें वहां ठहरी हुई थी, तो इसका मतलब यह है कि इंप्लाइड शर्त यहां पर है, ठीक है ना। तो न्यायालय ने वैश्विक स्तर पर विवक्षित शर्त के सिद्धांत को संविदा के नैराश्य के सिद्धांत के आधार के रूप में स्वीकार किया, और यह स्वीकार किया कि प्रत्येक संविदा में एक विवक्षित शर्त रहती है, और जब उस विवक्षित शर्त, इंप्लाइड शर्त जो अभिव्यक्त नहीं है, उसकी पूर्ति असंभव हो जाती है, तो संविदा के नैराश्य का सिद्धांत लागू हो जाता है और वचनदाता अपने वचन के पालन के दायित्व से मुक्ति पा लेता है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि युक्त युक्त समाधान का सिद्धांत वैश्विक स्तर पर। उन्होंने कहा कि भाई जिस समय संविदा की जाती है उस समय संविदा के पक्षकार दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं कर लेते, ठीक है, दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं कर लेते कि वो सभी स्थितियों का अनुमान कर रहे हैं और सभी स्थितियों की बाबत संविदा में व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर ये हुआ तो संविदा असंभव समझी जाएगी, ये नहीं हुआ तो संविदा असंभव नहीं समझी जाएगी। वो संविदा करते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं होता कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो जो भविष्य में हुआ उसे देखते हुए अगर युक्त युक्त ये लगता है, युक्त युक्त मतलब परिस्थितियों में उचित ये लगता है कि भाई संविदा को असंभव माना जाना चाहिए, तो संविदा असंभव हो गई है ये माना जाएगा। जैसे उन्होंने कहा ना कि भाई एक भी तांगा खड़ा होने ही नहीं आया तांगा स्टैंड पे, ठीक है, तो युक्त युक्त इस परिस्थिति में यही लगता है कि भाई संविदा को असंभव माना जाना चाहिए। और युक्त युक्त समाधान का सिद्धांत और विवक्षित शर्त का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर दुनिया में 7 स्थितियों की पहचान हुई है जिनमें संविदा के नैराश्य के सिद्धांत को लागू करते हैं, और संविदा के नैराश्य के सिद्धांत को लागू करके संविदा को शून्य मान लिया जाता है। ये मान लिया जाता है, ये तो ना कहें, संविदा को शून्य स्वीकार किया जाता है और वचनदाता को उसके वचन के पालन के दायित्व से मुक्त समझा जाता है। 7 स्थितियां, ठीक है। पहली, जब संविदा की विषय वस्तु नष्ट हो गई, ठीक है, चर्चा कर लेंगे अभी। दूसरा, परिस्थितियों में परिवर्तन है, और परिवर्तन ऐसा कि असंभव लग रहा है। तीसरा, अपेक्षित घटना नहीं हुई, जिस घटना के आधार पर संविदा की गई थी वो घटना नहीं हुई। संविदा का आधार किसी पक्षकार की योग्यता थी और पक्षकार की मृत्यु हो गई या वो निर्योग्य हो गया, ठीक है, चौथी स्थिति, ठीक है। पांचवा, वैधानिक स्थिति में परिवर्तन आ गया, कानूनी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आ गया। और छठी, युद्ध शुरू हो गया, युद्ध। और 7वां, पट्टे का नवीनीकरण, वो कब कब परिस्थितियों से प्रभावित होगा और कब कब प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। ये 7 स्थितियां हैं जिनमें संविदा के नैराश्य के सिद्धांत पर विचार करते हैं, और संविदा के नैराश्य के सिद्धांत, ठीक है, को लागू करने के लिए विवक्षित शर्त के सिद्धांत
और युक्त युक्त समाधान का सिद्धांत, इनके आधार पर इन 7 स्थितियों की पहचान की गई कि अगर ये 7 स्थितियां निर्मित होती हैं तो संविदा का निराश्य का सिद्धांत लागू होगा और संविदा शून्य मानी जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान में हम संविदा के नैराश्य के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए इन 7 स्थितियों को स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं कि ये 7 स्थितियां जो वैश्विक स्तर पर पहचानी गई हैं, इनमें संविदा शून्य हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं मानते कि संविदा इन 7 स्थितियों में इसलिए शून्य हो जाती है क्योंकि युक्त युक्त समाधान का सिद्धांत या विवक्षित शर्त का सिद्धांत लागू होता है। यानी हम ये तो मानते हैं कि इन 7 स्थितियों में संविदा के नैराश्य का सिद्धांत लागू होता है और संविदा शून्य हो जाती है, किंतु इन 7 स्थितियों में संविदा के नैराश्य के सिद्धांत के लागू होने का कारण ये 2 आधार नहीं है। ठीक है, ये 2 आधार नहीं है। कौन से? युक्त युक्त समाधान का सिद्धांत और विवक्षित शर्त का सिद्धांत। ये दोनों आधार नहीं है, बल्कि हमारा संविदा अधिनियम है। ठीक है, हम ये मानते हैं भाई हमारे यहां तो कानून भारतीय संविदा अधिनियम इस रूप में रखा है, उसकी धारा 56 स्वयं बता रही है कि असंभव हो जाए या विधि विरुद्ध हो जाए। तो हम मानते हैं कि ये 7 स्थितियां ऐसी हैं जिनमें संविदा का पालन या तो असंभव हो जाता है और या विधि विरुद्ध हो जाता है, इसलिए संविदा शून्य हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि वैश्विक स्तर पर मानते हैं कि इन 7 स्थितियों में संविदा के नैराश्य का सिद्धांत लागू होता है क्योंकि ये 2 आधार काम करते हैं। ठीक है, युक्त युक्त समाधान का सिद्धांत और विवक्षित शर्त का सिद्धांत। हम ये नहीं मानते, हम ये कहते हैं ना, इन 7 स्थितियों में संविदा शून्य हो जाती है, नो डाउट हो जाती है, किंतु इसलिए क्योंकि हमारा संविदा अधिनियम ऐसा कहता है, इसलिए हो जाती है, ना कि इन 2 आधारों के कारण हो जाती है। ये हम नहीं मानते। ठीक है ना, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई अंतर नहीं। हम भी उन 7 स्थितियों में संविदा को शून्य मानते हैं और वैश्विक स्तर पर भी उन 7 स्थितियों में संविदा को शून्य माना जाता है, किंतु सैद्धांतिक स्तर पर देखें तो फर्क आता है। वैश्विक स्तर पर उन 7 स्थितियों में संविदा को शून्य हम इसलिए मानते हैं, हम नहीं, मतलब वैश्विक स्तर पर दुनिया के तमाम देश और दुनिया की तमाम विधिक व्यवस्थाएं उन 7 स्थितियों में संविदा को शून्य इसलिए मानती हैं क्योंकि वे कहती हैं कि संविदा विवक्षित शर्त पर थी और विवक्षित शर्त की आपूर्ति असंभव हो गई, इसलिए संविदा शून्य हो गई। या बदली हुई परिस्थितियों में ये युक्त नहीं है कि वचनदाता से उसके वचन के पालन की मांग की जाए, इसलिए संविदा असंभव हो गई और शून्य हो गई। वो ये कहते हैं, हम कहते हैं ना, हमारा संविदा अधिनियम है, उसकी धारा 56 कहती है असंभव हो गई। इन 7 स्थितियों में चूंकि असंभव हो गई, इसलिए भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 के मुताबिक संविदा शून्य हो गई। तो सैद्धांतिक स्तर पर फर्क है, व्यवहारिक स्तर पर कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, और वो 7 स्थितियां जिनमें संविदा शून्य मानी जाएगी, तो उनमें तो पहली क्या है, जब विषय वस्तु संविदा की नष्ट हो गई। संविदा की विषय वस्तु ही नष्ट हो गया। अरे भाई, हमने एक पर्टिकुलर हाल में, जैसा कल भी बात हुई थी टेलर वर्सेस कॉब्डेल, एक विशेष हाल में गाना गाने की संविदा की थी, क्योंकि उस विशेष हाल का अपना ही महत्व है संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, और वो विशेष हाल ही नष्ट हो गया। ठीक है, जब वो विशेष हाल नष्ट हो गया तो आखिर वचनदाता अब उस हाल में तो, ठीक है, गाना नहीं गा सकता, तो वो उस हाल का किराया क्यों दे? यद्यपि गाना गाने में वो अभी भी संभव है, किसी और जगह गाना गा ले,
तो उसने गाना गाने के लिए संविदा नहीं की थी, एक विशेष हाल में गाना गाने के लिए संविदा की थी। क्योंकि कहीं भी गाना गा लेने से उसे महान गायक का खिताब ये प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। उसे महान गायक का खिताब कब प्राप्त होगा, जब वो एक विशेष स्थान से विशेष स्थान पर गाना गाए, ठीक है ना। जैसे अब तो नहीं होता, पहले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर कवि सम्मेलन होता था, ठीक है। और लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने का अर्थ है कि आप राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, क्योंकि वहां टटपुंजियों को नहीं बुलाया जाता, ठीक है ना। तो अगर हमने एक विशेष जगह गाने की संविदा की है, तो उस विशेष जगह गाने से मेरे स्टैंडर्ड में फर्क आता है। गाना तो हम कहीं भी गा सकते हैं, और कहीं भी गाना गाकर हम लोकप्रिय ये भी हो सकता, ऐसा थोड़ी है। अरे भाई कैलाश खेर वो तो भीख मांगते थे रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने गाना गाया, तो वो तो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। वो कौन था, उनका गाना जिसमें वो डमरू बजाते दिखते हैं, ठीक है ना। तो वो तो बहुत प्रसिद्ध हुआ कैलाश खेर का गाना। तो सवाल ये है कि आप कहीं और गाकर भी लोकप्रिय हो सकते, लेकिन एक विशेष हाल में गाने की बात इसीलिए होती है कि उस गाने वहां गाने से सम्मान में बढ़ोतरी होती है। तो जब एक विशेष हाल में गाने की संविदा थी और वो हाल नष्ट हो गया, तो निश्चित तौर पर वचनदाता ने जिन परिस्थितियों में वचन दिया था, उन परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन हुआ है कि वचनदाता द्वारा अपने वचन का पालन असंभव हो गया है, यही माना जाना चाहिए। जब वो वहां गाएगा तो किराया देगा, वहां गाएगा ही नहीं तो फिर कहीं और गाने से कोई लाभ थोड़ी है। यद्यपि कहीं और गाना संभव है और हो सकता है उससे ज्यादा सम्मान अर्जित हो, यह भी संभव है, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में जब विषय वस्तु नष्ट हो गई, एक विशेष खेत है, उस विशेष खेत के आलू, ठीक है, इनको खरीदने के लिए हमने आपसे संविदा की थी। अरे आलू तो बहुत है, लेकिन एक विशेष खेत, उस खेत में उगा आलू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, उस विशेष खेत की बात है। तो जब उस खेत का आलू हमें नहीं मिल रहा, तो वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन, यानी हम आलू खरीदे हैं, इस वचन का पालन असंभव हो गया मेरे लिए। तो जब विषय वस्तु नष्ट होती है तो वचन का पालन असंभव माना जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन है, यहां न्यायालय बड़ी सावधानी से विचार करता है कि अगर परिस्थितियों में सिर्फ इतना ही परिवर्तन है कि पक्षकारों के लिए अब अपने वचन का पालन कुछ कठिन हो गया है, ठीक है, कुछ नुकसानदायक हो गया है, तो संविदा असंभव नहीं हुई, लेकिन हो ही नहीं सकता, यानी इतना कठिन हो गया है, ठीक है। जब पक्षकारों के लिए अपने वचन का पालन असुरक्षित हो जाए, बहुत कठिन हो जाए या असंभव हो जाए, इन तीन में से एक बात भी हो जाए, तो परिस्थितियों में वचनदाता के लिए संविदा असंभव हो गई, यह मान लिया जाता है। बहुत कठिन हो जाए, असंभव हो जाए, ठीक है ना, या असुरक्षित हो जाए, अगर वो संविदा का पालन करेंगे पक्षकार तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो अगर परिस्थितियों में परिवर्तन है और इस कदर है कि असुरक्षित, बहुत कठिन
या असंभव इस श्रेणी में आ रहा है, तो परिस्थितियों में परिवर्तन से संविदा का अंत यह हो जाता है। दो उदाहरण दिए हैं आपकी किताब में। एक में क्या हुआ कि आने बाद से कुछ माल खरीदने की संविदा की भारत बटा नहीं खत्म, और यह तय हुआ कि कराची में उस माल की डिलीवरी दी जाएगी और सारे खर्चे बीमे के जो भी हैं वो सब कीमत में शामिल रहेंगे। माल वहां पहुंचा, लेकिन लेट पहुंचा, और इन्होंने जिद की कि तत्काल माल खरीदिए। जब उसने चेक किया तो माल उस गुणवत्ता का नहीं मिला जिस गुणवत्ता का, ठीक है, माल सप्लाई करने की संविदा हुई थी। दोनों में विवाद हुआ। विवाद, ठीक है, निर्णय के लिए मध्यस्थ को सौंप दिया गया। इसी बीच विभाजन हो गया। माल और मध्यस्थ कराची में है और पक्षकार हिंदुस्तान में। और तत्कालीन परिस्थितियों में मुसलमानों के अलावा कोई कराची जा नहीं सकता था। प्रश्न यह उठा कि क्या संविदा का पालन असंभव हो जाने के कारण संविदा शून्य हो गई? न्यायालय का नहीं शून्य हुई। उन्होंने कहा कि अगर पक्षकारों का कराची जाना और स्वयं माल लेना यह संविदा का अनिवार्य भाग होता तो यह शून्य निश्चित हो जाती। लेकिन चूंकि मध्यस्थ को न्याय निर्णय करना है, मध्यस्थ कराची में है, मुसलमान है, कर रहा है न्याय निर्णय, माल भी वहां मौजूद है, तो आप मध्यस्थ का निर्णय जो हो उस हिसाब से माल यहां ले लीजिए और कीमतें अदा करिए। क्या संभव हो गया? ठीक है। दूसरा क्या हुआ? कीमतों में 400% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है। जिस समय वचनदाता ने कुछ खरीदने का वचन दिया और जिस समय वचन पालन का समय आया, खरीदने का नहीं, वचनदाता ने कुछ सप्लाई करने का वचन दिया, तो सप्लाई तो आप खरीद के करोगे ना भाई। आप सप्लायर के तौर पर कोई चीज सप्लाई करने का वचन दे रहे हो तो सप्लाई तो मार्केट से करोगे खरीद के। वर्तमान में जो उसकी कीमत है 400% बढ़ गई, 400%। ठीक है। अब परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन हुआ है कि भाई 400% कैसे कोई कर लेगा? ठीक है। तो अगर असंभव ना भी माने तो बहुत कठिन इस श्रेणी में तो संविदा का पालन पहुंच ही गया है, बहुत कठिन की श्रेणी में पहुंच गया। तो अब माना जाएगा कि परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है और ऐसा परिवर्तन हुआ जो बहुत कठिन की श्रेणी में पहुंच गया। हमने कहा बहुत कठिन हो जाए, असुरक्षित हो जाए, असंभव हो जाए। ठीक है। तो यह माना जाएगा कि परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन है जिसके कारण संविदा असंभव हो गई। ठीक है। और संविदा के नैराश्य का सिद्धांत लागू होगा। और यही ग्राउंड और एक ग्राउंड और सम्मिलित रूप से अभी एजेस में पूछे गए थे। एजेस में उन्होंने पूछा था ड्यू टू ठीक है, इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस, जो कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है पूरे विश्व की, उसमें परिवर्तन आ गया है और जिसके कारण से एक कमोडिटी की कीमतें बहुत बढ़ गई। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यानी युद्ध शुरू हो गए। तो युद्ध भी एक कारण है, युद्ध भी एक कारण होता है जिसमें संविदा असंभव हो जाती है। क्या हुआ? सुएज नहर जो है, हमने आपको पहले भी बताया, मिस्र को यूरोप से जोड़ती। मिस्र कहां है? एशिया में। ठीक है, पश्चिम एशिया का देश है। तो एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम सुएज नहर करती है। ठीक है ना। ये अटलांटिक महासागर और संभवतः हिंद महासागर, क्योंकि एशिया में तो वही है, वही होगा। अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। हम हिंद महासागर पर कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जहां तक है सुएज नहर अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को ही जोड़ती है। अटलांटिक को तो जोड़ती है, हिंद को जोड़ती है।
या नहीं, इस पर थोड़ा संशय हो सकता है, लेकिन हिंद को ही जोड़ती होगी, क्योंकि प्रशांत महासागर यहां पर है नहीं, और बाकी आर्कटिक और अंटार्कटिक, बाकी महासागर। तो स्वेज नहर ये एशिया को यूरोप से जोड़ती है। मिस्र का युद्ध शुरू हो गया इंग्लैंड और फ्रांस से, और मुख्यतः स्वेज नहर मिस्र में ही है, ठीक है। इस कारण से एक संविदा में जो स्वेज नहर से होकर माल गुजरना था, वो माल स्वेज नहर से होकर गुजर ही नहीं सका, क्योंकि जैसे ईरान में और सब में युद्ध चल रहा है इस समय, तो वहां से जहाज आ ही नहीं पा रहे, होर्मुज डमरू मध्य से, ऐसे स्वेज नहर से नहीं आ पाए। यद्यपि दुनिया तो गोल है, दुनिया तो गोल है, तो आप घूम कर पूरा चक्कर दुनिया का लगाकर, ठीक है, माल की सप्लाई कर सकते थे, माल की सप्लाई कर सकते थे। यह कहा गया कि साहब युद्ध शुरू हो गया, इस वजह से अगर हम पूरा घूम कर आए, माल की सप्लाई की जा सकती है नो डाउट, लेकिन घूम कर इतना ज्यादा आए तो माल बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए संविदा की पूर्ति असंभव हो गई। लेकिन कितने प्रतिशत कीमतों में बढ़ोतरी आ रही थी, ये उस मुकदमे में जो आपकी किताबों में वर्णित है उसमें नहीं लिखा है। संभवतः कम प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही होगी, इसलिए न्यायालय ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, आपको माल सप्लाई करना पड़ेगा। उन्होंने कहा असंभव नहीं हुआ, महंगा हो गया, महंगा हो गया तो बहुत कठिन हो जाए, परिस्थितियों में परिवर्तन हो, बहुत कठिन हो जाए, असुरक्षित हो जाए या असंभव हो जाए, तीन बातों में से कोई एक होनी चाहिए। तो युद्ध के कारण, ठीक है, नो डाउट नुकसानदायक हो गया है मसला, लेकिन असुरक्षित, बहुत कठिन या असंभव नहीं हुआ। या तो माल लाने और लेने की संविदा उनमें ही हुई होती जिनके बीच झगड़ा हो रहा है, तो वो शत्रु देशों के बीच, ठीक है, वही संविदा कहलाती, और फिर वो लोक नीति के विरुद्ध हो जाती, और फिर वो अवैध हो जाती, तब बात अलग हो जाती, ठीक है। लेकिन माल लेने और लाने की जो संविदा थी वो तो अन्य लोगों में हुई थी, ठीक है। केवल उस रास्ते का उपयोग होना था, तो उस रास्ते का उपयोग न होने के कारण माल की सप्लाई महंगी हो गई। हां, अगर इतनी महंगी हो जाती कि 400% बढ़ गई तब बात अलग हो जाती, लेकिन उतनी महंगी नहीं हुई। तो युद्ध इसके कारण से संविदा असंभव नहीं मानी जा सकती, यानी युद्ध भी एक कारण है संविदा के असंभव हो जाने का, क्योंकि वो स्वयं में भी एक कारण है, और वो परिस्थितियों में परिवर्तन भी इस कारण कर सकता है, इतना अधिक कर सकता है कि संविदा असंभव हो जाए। दोनों बातें हो सकती हैं, वो स्वयं में सेपरेट कारण भी है और इतना परिवर्तन भी कर सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं कि संविदा शून्य हो जाए। हां, अगर आपने स्वयं बहुत विलंब किया और आपके विलंब के कारण युद्ध शुरू हो गया, और फिर आप संविदा इसे असंभव हो जाने के आधार पर शून्य करना चाहे तो भी नहीं होगा, क्योंकि आपने गड़बड़ कर दी। संविदा का असंभव हो जाना पक्षकार के द्वारा प्रेरित नहीं होना चाहिए, ठीक है, यह स्वयं घटित होना चाहिए, ठीक है ना। आप असंभव स्वयं करो, यह नहीं चलेगा, ठीक है। आपने विलंब किया और इसलिए अब असंभव हो गया, तो फिर आप दोषी माने जाएंगे। युद्ध के कारण एक रास्ता बंद हो गया, बाकी खुले हुए थे, तो भी युद्ध के कारण संविदा असंभव हो गई, ये नहीं माना जाएगा। तो आप देखेंगे विषय वस्तु नष्ट हो गई, परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, युद्ध हो गया, जिसकी वजह से संविदा असंभव हो गई, तो माना जाएगा। तीन, चौथा, अपेक्षित घटना नहीं घटित हुई। हेल वर्सेस क्रेनरी, राज्याभिषेक का जुलूस देखने के लिए, ठीक है,
संविदा की गई थी। राजा बीमार हो गया, राज्याभिषेक का जुलूस ही नहीं हुआ, तो अपेक्षित घटना ही घटित नहीं हुई, इसलिए संविदा असंभव हो गई और संविदा असंभवता के आधार पर शून्य हो गई। पांचवा, पक्षकार की अयोग्यता। ठीक है, यह उसकी मृत्यु। संविदा जो की गई थी वह पक्षकार के विशेष गुण पर आधारित थी, और पक्षकार या तो मर गया, ठीक है, या निर्योग्य हो गया, और निर्योग्य ऐसे हुआ कि अपनी निर्योग्यता निवारित करना स्वयं उसके वश में भी नहीं है। हमने पियानो बजाने की संविदा की थी, उंगलियां टूट गई, ठीक है, अब उंगलियां ही टूट गई, पियानो तो उंगलियों से ही बजेगा, ठीक है ना, काहे से बजाओगे भाई, उंगलियों से ही तो बजाओगे, वो टूट गई, यह पक्षकार की मृत्यु हो गई। तो अगर यह दशा है तो संविदा असंभव हो गई और असंभवता की वजह से शून्य हो गई। छठा, ठीक है, पांचवा यह हुआ, छठा वैधानिक परिवर्तन हो गया। हमने आपको भूमि अंतरित करने की संविदा की थी, हमने तय किया था कि भूमि हम आपको ट्रांसफर करेंगे, और आपको मालूम है कि भूमि के भूमिधर आप होते हैं, मालिक नहीं। भूमि के भूमिधर आप हैं, मालिक नहीं है। कृषि योग्य भूमि की हम बात कर रहे हैं, बाकी भूमियों की नहीं कर रहे हैं। भूमियों के अपने प्रकार हैं, भूमियां कई प्रकार की हैं। आवासीय भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, औद्योगिक भूमि है, वाणिज्यिक भूमि है, ठीक है ना, और सबके अंतरण के तरीके अलग अलग होते हैं। ये अपना जो दिमाग है, इसकी सोच को बड़ा रखना चाहिए, अन्यथा कानून समझने में दिक्कत होती है। पानी कई प्रकार का है, पेयजल है, सिंचाई के लिए जल है, सुंदरता के लिए उपयोग होने वाला जल है, फुवारे चलते हैं, काय के लिए उपयोग हो रहा, सुंदरता के लिए, ठीक है, मवेशियों को पिलाने के लिए जल है, ठीक है, ऊर्जा के उत्पादन के लिए जल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो पानी एक तरह का नहीं है, पानी के जो उपयोग है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो एक है, H2O, 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन का परमाणु, ठीक है, लेकिन पानी का जो उपयोग है उसके आधार पर उसे कई प्रकार के पानियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, और शासन सत्ता के संचालन हेतु पानी के वर्गीकरण के आधार पर ही हम उस पर टैक्स लगाएंगे। पेयजल के लिए सबसे कम लेंगे क्योंकि वो आवश्यकता है आदमी की, ठीक है। सुंदरता के लिए जल के उपयोग पर सबसे ज्यादा लगाएंगे, ठीक है, सुंदरता के लिए आप जल का उपयोग करो, इस पर सबसे ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि सुंदरता जरूरी नहीं है, ठीक है, उचित है सुंदर दिखें आप, लेकिन जरूरी नहीं है, तो उस पर सबसे ज्यादा लगाएंगे। तो चीजों को थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना चाहिए। भूमियां ये कई प्रकार की हो सकती है, तो जो और भूमियों के अंतरण के प्रकार ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं। मुख्यतः कई प्रकार के तो नहीं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। वसीयती, अब वसीयत के माध्यम से अंतरण कर दो, कानून के द्वारा अंतरण, जब आप वसीयत नहीं करोगे तो जैसे ही आपकी मृत्यु होगी वैसे ही उत्तराधिकार संबंधी विधि तत्काल उस संपत्ति को आपके उत्तराधिकारियों में किसी के भी कुछ किए बिना पहुंचा देगी। और तीसरा हस्तांतरण, यानी अपने हाथों से आप दूसरे को अपनी भूमि ट्रांसफर कर दो। और ये जो हस्तांतरण का तरीका है इसी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के माध्यम से इस हस्तांतरण संबंधी तरीके को ही रेगुलराइज ये करते हैं। तो भिन्न भिन्न तरीके। हमने आपको एक कृषि योग्य भूमि ट्रांसफर करने की संविदा की, विधिक स्थिति में परिवर्तन आ गया और उस विधिक स्थिति में परिवर्तन के कारण हम भूमि के मालिक ही नहीं रहे, भूमि के मालिक नहीं रहे अर्थात भूमिधर नहीं रहे, मालिक तो वैसे ही नहीं थे कृषि योग्य भूमि के। ठीक है, हम पिछले 2 सालों से अपनी भूमि पर खेती नहीं कर रहे थे। भूमि हमें क्यों दी गई थी? भूमिधरी में मेरी, हम उस पर स्वयं खेती करें ताकि मेरे परिवार का भी पालन पोषण हो और राष्ट्र को खाद्यान्न की प्राप्ति यह भी हो। 2 साल से हम खेती नहीं कर रहे थे। विधिक स्थिति में परिवर्तन आया। पहले मानिए ऐसा था कि 3 साल तक अगर कोई अपनी भूमि पर खेती नहीं करेगा तो उसकी भूमिधरी चली जाएगी। मानिए पहले ऐसा था, अब यह आ गया कि 2 साल नहीं करेगा तो चली जाएगी और मेरी खेती चली गई। तो विधिक स्थिति में परिवर्तन आ गया है। ठीक है, और इस विधिक स्थिति में जो परिवर्तन आया है इसका निवारण करना मेरे बस में नहीं। ठीक है, इसका निवारण करना मेरे बस में बचा ही नहीं, हम नहीं कर सकते इसका निवारण। और इस विधिक स्थिति में परिवर्तन के कारण मेरे द्वारा अब संविदा का पालन विधि विरुद्ध हो गया है। इसलिए संविदा की असंभवता का सिद्धांत लागू होगा और संविदा शून्य होगी। लेकिन अगर विधिक स्थिति में परिवर्तन के कारण भी, ठीक है, यह परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण भी संविदा का पालन पूरी तरह असंभव नहीं हुआ तो शून्य नहीं भी होगी। कुछ ठेकेदारों ने सेना में एक वाटर टैंक बनाने का, ठीक है, वचन दिया एक निश्चित समय में, 6 महीने में। जो सेना को लागू होने वाली विधियां थी उनके अंतर्गत जो प्रावधान थे उनका उपयोग करके ठेकेदारों द्वारा किए गए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। ठेकेदार अपना वचन नहीं पालन कर सकते। ठीक है, कानूनी रोक के कारण संविदा शून्य हो गई है, असंभव हो गई है। लेकिन जो आपका सत्यनारायण घोष है वर्सेस मंगनीलाल बागुर करके वो है मुकदमा, कल भी हमने कहा था, अभी समय ध्यान नहीं आ रहा। सत्यव्रत घोष बनाम मंगनीलाल बागुर, इसमें वचन दिया था कि हम क्या करेंगे, एक निश्चित समय के भीतर मकान बनाकर लोगों को दे देंगे। किसने? एक हाउसिंग सोसाइटी ने। ठीक है, जैसे आवास विकास होती है ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं कि हम निश्चित समय के भीतर मकान बनाएंगे और आपको दे देंगे। जैसे एसडीए बन गया, एलडीए होता है, बहुत विकास प्राधिकरण होते हैं, आवास विकास होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, कॉलोनाइजर्स होते हैं, वो मकान बना के बेचते हैं। जिस भूमि पर मकान बनना था, रक्षा प्रयोजनों से, रक्षा के सिक्योरिटी पर्पज से गवर्नमेंट ने वो भूमि अधिग्रहित कर ली। ठीक है, और काफी समय तक भूमि अधिग्रहण में रही, उसका मुक्त हो गई। बात यह आई कि अधिग्रहण के प्रभाव से जो कानूनी स्थिति बदली, ठीक है, उसके कारण से क्या संविदा असंभव हो गई थी, और जैसे ही असंभव हुई तो शून्य हो गई। तो भले ही बाद में सरकार ने वो भूमि मुक्त भी कर दी, तो चूंकि वो पहले ही शून्य हो चुकी है तो मरा जिंदा तो नहीं हो सकता। ठीक है भाई, जो मर गया वो जिंदा कैसे हो जाएगा? अगर सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया, ठीक है, तो अधिग्रहण करते समय सरकार ने ये तो बताया नहीं कि हम कितने समय के लिए कर रहे हैं। भाई ये तो बताया नहीं। सैकड़ों सालों के लिए, दसियों सालों के लिए हो सकता था। तो क्या जिस समय सरकार ने अधिग्रहण किया उसी समय है कानूनी स्थिति में परिवर्तन आ गया है, यह मानकर
हाउसिंग सोसाइटी द्वारा जो भवन बनाकर देने की बात आई है वो संविदा शून्य हो गई। क्या ऐसा है संविदा की असंभवता का? और यदि ऐसा है तो जैसे सरकार ने अधिग्रहण किया संविदा शून्य हो गई। अब यह अलग बात है कि 2 ही दिन बाद, 5 दिन बाद, साल भर बाद सरकार ने वो भूमि मुक्त कर दी है और भवन बनाकर अब भी दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि संविदा शून्य हो गई तो वो जिंदा कैसे होगी भाई? वो तो शून्य ही हो गई, बात ही खत्म हो गई। तो क्या भूमि अधिग्रहित करते ही संविदा शून्य हुई है? यह प्रश्न उठा। नारायण का नहीं। उन्होंने कहा कि संविदा अधिनियम के भाव के मुताबिक देखा जाएगा। संविदा अधिनियम में चाहता संविधाओं का पालन हो, ठीक है, तो जहां तक पालन हो सकता होगा। जब सरकार ने कोई अवधि नहीं बताई तो ये भी तो हो सकता है साल, मतलब 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वो अधिग्रहण समाप्त कर दे। और जब सरकार ने बहुत थोड़े समय के बाद अधिग्रहण, ठीक है, समाप्त कर दिया अर्थात भूमि को मुक्त कर दिया, और संविदा में इस प्रकार की शर्त का उल्लेख भी नहीं है कि अगर थोड़े समय के लिए भी ठीक है भूमि कॉलोनाइजर या उस प्राधिकारी के पास नहीं रहेगी जिसे भवन बनाकर संविदा के अंतर्गत देना था, तो संविदा शून्य हो जाएगी यदि इस आशय की कोई शर्त संविदा में शामिल भी नहीं है। और जो कुछ इनफैक्ट घटित हुआ है वो भी ऐसा नहीं है कि वो संविदा के असंभव हो जाने की ओर इशारा करता हो। यह तो बहुत लंबे समय तक सरकार के अधिग्रहण में भूमि रहती और बहुत लंबे समय तक सरकार के अधिग्रहण में भूमि के रहने के कारण निर्माण की जो सामग्री है वो इतनी महंगी हो जाती, क्योंकि भाई आज 10 रुपए की सरिया है तो कल 100 रुपए की हो जाएगी। सरकार ने 50 साल या 20 साल या 10 साल या 5 साल भूमि को अधिग्रहित रखा, तब तक लागत जो थी भवन की वो इतनी बढ़ गई है, ठीक है, कि अब संविदा का पालन बहुत कठिन की श्रेणी में आ गया। तो असंभवता का सिद्धांत लागू होगा। लेकिन जो कुछ दिखाई दे रहा है कि इनफैक्ट जो कुछ हुआ है वो वास्तव में घटित हुआ है, वो तो ये दिखाई दे रहा है कि संविदा में कोई ऐसी शर्त भी नहीं जो सरकार के द्वारा थोड़े समय के परिवर्तन, ये थोड़े समय के लिए अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में भी संविदा को शून्य कर रहा हो, ऐसी कोई शर्त भी नहीं है संविदा में। और सही स्थिति ये इनफैक्ट भी यही हुआ कि बहुत थोड़े समय बाद सरकार ने भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कर भी दिया और परिस्थितियों में कोई ऐसा परिवर्तन भी नहीं आया अधिग्रहण की अवधि में कि यह मान लिया जाए कि असंभव हो गया। ज्यादा से ज्यादा 10-20 रुपए बढ़ गए निर्माण की लागत, ठीक है, ईंट 100 में थी 105 में हो गई, सीमेंट की बोरी 200 की थी 210 की हो गई, तो आपके लिए नुकसानदायक हो गया। ये सही है, ये सही है, लेकिन असंभव, असुरक्षित, यह बहुत कठिन, इन 3 श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में भी यह संविदा नहीं आ रही, ठीक है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि वैधानिक स्थिति में परिवर्तन इसके आने के कारण संविदा असंभव हो जाने की श्रेणी में आ गई। तो 6 आधार आपको बता दिए, बस एक बचा, तो उसकी चर्चा करते हुए 57-58 बाकी कल आगे बढ़ेंगे। देखिए